10 साल में आपने एमएलए से लेकर एमपी और मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। 4 महीने की सरकार हो गई है आपकी अब तक। 4 महीने में बताइए 4 ऐसे कौन से बड़े वादे हैं या वो 4 ऐसी कौन सी गारंटियां हैं जो आपने पूरी की हो? देखिए, आपने कहा कि 4 महीने हमारी सरकार को हो गए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और नेशनल कन्वीनर हमारे अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनके साथ था, पूरे पंजाब में गली गली में जा रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे, कस्बों में, शहरों में जा रहे थे, तो हम गारंटियां दे रहे थे। इस बात की गारंटी है कि हम पूरी करेंगे, वादे कर रहे थे। तो जैसे ही हमने 16 मार्च को खटकड़ कला में शपथ ली, तो हमने अपनी गारंटियां सामने रखी टेबल पर कि इनमें से कौन सी पहले पूरी करनी है, कौन सी सबसे पहले, सबसे जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी। उसमें सबसे पहली गारंटी हमने बिजली वाली बोली भी सबसे पहले थी। प्रेस क्लब में चंडीगढ़ में अरविंद जी ने आकर, आप वहीं पे मौजूद थे तो उस समय, बिजली मुफ्त देने का हमने वादा किया था। तो हमने 1 जुलाई से 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है हमारे बिलिंग का, 600 यूनिट पर मंथ। कोई उसमें किलोग्राम किलोवाट की लिमिट नहीं है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। उसमें आम घर भी आते हैं, जनरल भी आते हैं, एससी बीसी फ्रीडम फाइटर सब आते हैं इसमें। तो मैंने बिजली बोर्ड की मीटिंग ली। मैंने कहा जी 1 जुलाई से हम फ्री करने वाले हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि कितने घरों को जीरो बिल आएगा सितंबर के पहले हफ्ते में। तो मुझे एबीपी के इस शिखर सम्मेलन में बताते हुए खुशी हो रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा, 74 लाख घरों में से 51 लाख घरों को जीरो बिल आएगा। ये पहली गारंटी हमारी जो हमने पूरी की है। अगली गारंटी हमारी मोहल्ला क्लिनिक की है, आम आदमी क्लिनिक। 15 अगस्त को, क्योंकि हम 75वां आजादी दिवस मना रहे हैं, हम 75 शानदार मोहल्ला क्लिनिक समर्पित कर रहे हैं पंजाब को। दूसरी गारंटी भी शुरू हो गई। इसके अलावा कुछ गारंटियों के बिना भी काम हुए, जैसे कि हमारे जनता के सेवक हर टर्म की पेंशन लेते थे। अगर आप 5 बार एमएलए रहे, 6ठी बार आप हार गए या टिकट नहीं मिली, तो आपको 5 बार की पेंशन मिलेगी पर टर्म, मतलब 4 लाख के आसपास। कई एमएलए ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, क्योंकि जीतते तो सिर्फ सैलरी मिलती है, हारते हैं तो 4-5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। तो हम विधानसभा में ये प्रस्ताव लेके आए, एक्ट हमने चेंज किया कि 1 एमएलए 1 पेंशन मिलेगी। जनता की सेवा करनी है तो 1 पेंशन सी करो, वरना आप जनता को सेवा के नाम पर कम से कम जनता के पैसे की लूट मत करो। ये हमने गारंटी दी नहीं थी जोगिंदर जी, लेकिन हमने पूरी कर दी। नंबर 2 पे एक गारंटी हमने दी नहीं थी, वो भी पूरी कर दी। अब तक हम 9053 एकड़ 9053 एकड़ ऑफ जमीन, जिहड़ी लैंड जिहड़ी पंचायतां दी या फॉरेस्ट ऑफिस दी सी, बड़े बड़े रसूखदार या पोलीटिकल लोग ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੀ ਗਾਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2828 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। सर चाय भी ले सकते हैं, आपकी चाय आ गई। 2828 एकड़, मतलब ਜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 250 एकड़ ਚੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ, 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ सभी ਲੱਭਾਂਗੇ। सभी बड़े लोगों से जुड़ी हुई या कब्जाई हुई जमीन आप ले रहे हैं या साधारण किसानों की भी, क्योंकि एक तरह से नाराजगी भी पाई जा रही है काफी। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੀ सर ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ थोड़ा ਕੀਤਾ हिंदी है। में बोलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा हमारे दर्शकों को। है जी, हमारे दर्शकों को हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। हिंदी में बोल लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको आबादकार बोलते हैं, जिन्होंने वो उस जमीन को आबाद किया, जब पहाड़ी थी जब जंगल था, उसको पार्टीशन के समय आए, उन्होंने आबाद कर लिया, उसी से उनका गुजारा चलता है। हम उनकी जमीन नहीं ले रहे। गरीब लोग जिनके घर हैं श्यामलाट की जमीन पर, हमको एक भी घर जो है वो मिटा नहीं रहे, एक भी घर जो है उजाड़ नहीं रहे। सिर्फ बड़े लोग 1100 एकड़, और कल जो मिली है उसमें सिमरजीत मान के बेटे के नाम पर 125 एकड़ है। सिमरजीत सिंह मान की बेटी के हस्बैंड यानी कि तीजवाई बोलते हैं पंजाबी में, उसके नाम पे 28 एकड़ है। तो इतने बड़े बड़े नाम 200 एकड़, 500 एकड़, 800 एकड़, और जमीन पंचायत की उन्होंने अपने नाम कैसे कर ली? एक सेल हुई, दूसरी सेल डीड हुई, तीसरी, चौथे समय ये बोल दिया मैंने तो इससे खरीदी थी, मैं क्या करूं। लेकिन सीएम तो ये साहब अगर 9053 हमने छड़वा लिया अब तक। सीएम साहब, लेकिन जिन लोगों ने ये जमीनें ट्रांसफर की हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो ऑफिसर हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों? सरकारी जमीन कैसे दूसरे के नाम ट्रांसफर हो गई? आप ही ने तो कहा है अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने बाद, अगर 4 महीने में रसूखदार पकड़े जा रहे हैं तो बाकी बाद में पकड़े जाएंगे। ट्रांसफर करने वाले तो अभी पहले तो, पकड़ने चाहिए। अभी तो कल जो पकड़े हैं उनका ये पता करना है कि कौन है ये। 2 नाम तो बड़े थे, पता चल गया। अभी और जो 100 150 एकड़ फौजा सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1100 एकड़ है उसकी। अब उस पहले पता करेंगे कौन क्या है। वो किसी पॉलिटिशियन की है? पता नहीं कौन है ना, अभी तो इंक्वायरी का विषय है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के लोगों का पैसा जिन्होंने लूटा, उस पैसे का हिसाब लेंगे और ब्याज सहित वो पैसा जाएगा खजाने में। खजाने से वो पैसा जाएगा मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, स्कूल के रूप में, मेडिकल कॉलेजों के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लोगों के पास फिर जाएगा। अब तक कल मुझे पत्रकार पूछ रहे थे जी यहां कोई मुख्यमंत्री आया नहीं। मैंने कहा आया था एक, वो सिर्फ अपने महल की जगह देखने आया था कि इस पहाड़ी को भी ले लो, इसको भी ले लो, ये मेरा महल बन जाएगा। उनका सब कुछ ठीक है ना? अपने महल की जगह देखने जाते हैं। उनका सब कुछ ठीक है यार? है जी, उनका सब कुछ ठीक है ना महल का? नहीं चल रहे हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ। कोई भी आएगा कानून के दायरे में तो कार्रवाई होगी सर। अभी तक कुछ ऐसा निकला तो नहीं है? हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं ना? नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं, जिनके साथ दीवार सांझी है वो भी। वो कौन है? सुखबीर सिंह बादल? हाँ जी, उनकी भी जमीनों की पड़ताल चल रही है? बिल्कुल। फॉरेस्ट की जमीन में बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट से लगवाए हैं, पीडब्ल्यूडी से लगवाए हैं। कैसे कैबिनेट में एक कैबिनेट बुलाई जाती है, उसमें ये पास करवा लिया जाता है कैबिनेट में प्रस्ताव कि यहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे आखिरी ईंट लगी उस कंस्ट्रक्शन की, उस होटल की, कैबिनेट बुलाई, प्रस्ताव लाया गया, अब यहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये कैसा फैसला है? मिसयूज ऑफ पावर है ये तो आप ये कह रहे हैं कि सुखबीर बादल हो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, इन्होंने खुद बेनिफिट लेने के लिए नियम कायदों को बदला और फिर जैसे नियम कायदे थे अपनी प्रॉपर्टीज बना के उसको फिर दोबारा उसी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सेम बात कह रहा हूं मैं। इस बात की जांच हो रही है? इस बात की जांच हो रही है सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। और अपने जो दोस्त मित्र थे उनको भी अलाउ किया, तुम भी ले लो। वो पॉलिटिशियन है या सिविलियन है? सिविलियन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तुम भी लूट लो। क्योंकि इनको ये लगता था ना, अगर हम लूटेंगे आगे कौन आएगा? कांग्रेसी आएंगे, वो भी तो अपने हैं। अकालियों को ये लगता था हम लूटेंगे आगे कौन आएगा? कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी भी तो अपने ही हैं। इनको ये नहीं पता था ना कोई तीसरा आ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कल ही ये आरोप लगाया है कि भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि फलां कांग्रेसी मिनिस्टर, फलां कांग्रेस का प्रेसिडेंट, इन सबके ये घोटाले हैं। उन्होंने राजा वड़िंग का नाम लिया, उन्होंने भरत भूषण आशू का नाम लिया, उन्होंने तृप्त राजेंद्र बाजवा का नाम लिया। वो कह रहे हैं तीनों मंत्रियों के खिलाफ जो पूर्व में रहे हैं बड़े घोटालों की जांच और पूरी फाइलें सरकार के पास हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई।
कहते सेटिंग हो गई कोई। ये सेटिंग वेटिंग हमारे डिक्शनरी का लफ्ज नहीं है सर। सबसे पहली बात है, हम सबूत इकट्ठे करके पक्के पैरीं पकड़ते हैं। हम इनकी तरह नहीं ये करते कि एक दिन पहले बता देते थे कि कल आपके घर पे छापा पड़ेगा, तो वो आप गलत चीज क्यों रखेगा अपने घर पे, रातों रात वो निकाल देगा। हम कागज इकट्ठे करके कोर्ट में पक्के पैरी जाएंगे, जितने भी सबूत हमारे पास मिल रहे हैं हम इकट्ठे कर रहे हैं। उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। सबको एक जैसी सजा मिलेगी, सबकी एक जैसी फाइलें होंगी, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे अपना हमारा है। आपने अभी आप आते ही ये तारीफ करनी बनती थी आपकी कि हमने अपना मंत्री अंदर करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये 3-3 साल चार्जशीट नहीं दाखिल करते अपने दोस्तों की, मित्रों की। हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है कि भाई चलो कोर्ट में लड़ो, अगर कोर्ट आपको न्याय देगी ले लो, लेकिन हमारी तरफ से चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो बीजेपी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखें, सबकी बारी आएगी। बीजेपी वाले आपका ध्यान उन फाइलों की तरफ आकर्षित करवा रहे थे, उनको लग रहा था आप भूल ना गए हो, जो कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनकी फाइलें भूल ना गए हो। तो आप भूले नहीं है, बस इतना बता दीजिए उनको। पता क्या है, चोर के दिल में पाला होता है, भूलने वो खुद ही नहीं देते। कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है, जी मुझे गिरफ्तार करने से पहले हफ्ता पहले बताएं। हमने कहा इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे थे हम? कहते जी पता करो इसका, इसने खुद ही कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने से हफ्ता पहले बताएं, तो इसका मतलब कोई ना कोई पंगा है इसका। तो वो पंजाबी दी कहावत है ना, देखी कमले अग ना ला दी, वो कहना शुक्र है याद कराती, वो गल है। सो भुलने आप ही नहीं दिंदे सानू, असीं भुलदे भी नहीं, क्योंकि पंजाब दे लोकां दा खून पसीने की कमाई है सर। उस खून पसीने की कमाई को पंजाब के लोगों के तक वापस पहुंचाना हमारा फर्ज है। इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा यकीन, इतना बड़ा विश्वास पंजाब के लोगों ने, हिस्ट्री में पहली बार किसी पार्टी को 92 सीट आई हैं। उस विश्वास को, उस यकीन को कायम रखना हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोगों की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। मान साहब, आपको सन ऑफ संगरूर कहा जाता था। 14 का इलेक्शन आप वहां से जीते, 19 का इलेक्शन आप वहां से जीते। ये बताइए कि सीएम बनने के बाद उसी जनता ने बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जो इकलौती सीट थी उसको भी क्यों छीन लिया? क्या वजह रही कि संगरूर का बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार गई? देखिए, एक तो कम वोटिंग, बहुत ही कम वोटिंग हुई। दोनों जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं 2 लाख समथिंग से हैं। जब मेरी इलेक्शन थी तो 11 लाख से ऊपर जो है मतदान होता था, 11 लाख से ऊपर। इस बार बहुत कम हुआ, मतलब 47%, 48%। दूसरा, इलेक्शन में कई बार माहौल बदल जाता है। दिल्ली में देखो आप, 7 की 7 सीट एमपी की 2015 में भी, 2020 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी 7 की 7 एमपी की सीट बीजेपी को। वही मशीनें, वही लोग, वही स्कूल, वही बूथ, दोनों बार 90% से ज्यादा मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की। तो इलेक्शन में ये चलता रहता है राजनीति में। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लोगों का कोई प्यार की कमी हुई है। कोई खास वजह तो नहीं आपको नजर आई कि इसलिए लोग नाराज हो गए थे? नहीं, कोई ऐसी खास वजह, हमने जो किया है सर रिव्यू, उसमें कोई खास वजह नहीं है। मेरे प्रति प्यार में उनकी कोई कमी नहीं है। हाँ, इतना है कि उनको ये लगता है कि 70 साल से हम पिस रहे हैं एक चक्की में, भगवंत मान आया है, शायद आते ही सब कुछ ठीक कर देगा। वो तो मेरे बस की बात नहीं है। 70 साल का जो उलझा हुआ ताना है, उसको सुलझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर हम कोई फसल भी बोते हैं, वो भी 6 महीने लेती है, तब उसको फल या फूल लगता है। तो अभी फल और फूल लगने शुरू हो जाएंगे। और जो प्यार लोग मुझे दे रहे हैं, जिस तरीके से मैं जाता हूं जब बाहर लोगों में, तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो मैं अगर हर सांस के बाद भी उनका धन्यवाद करता रहूं तो भी मुझे 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे, इतना प्यार दिया। लेकिन मैं उस प्यार पर पूरा उतरने के लिए तत्पर भी हूं, उत्साहित भी हूं और उतरूंगा भी। कई बार आपकी और बीजेपी की बात एक सी लगने लग जाती है। उनको भी जब ये सवाल पूछा जाता तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस का इतना लंबा साल रहा है, 70 साल तक उन्होंने राज किया है, टाइम लगेगा चीजें ठीक होने में। आप भी वही बात कह रहे हैं? नहीं, हमारा तो आपने खुद ही बोल दिया, 4 महीने हुए हैं। जो काम बाकी की सरकारें कांग्रेस और अकाली दल की अब तक आखिरी 4 महीने में करती हैं, हमने पहले 4 महीने में करके दिखा दिए।
हमने स्कूलों का काम शुरू कर रखा है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर रखे हैं, हमने बिजली माफ कर दी है, हमने जो करप्शन के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। बहुत से लोग जो हैं उस पर कंप्लेंट कर रहे हैं। जो कचहरी लेवल पर, तहसील लेवल पर करप्शन थी वो बंद हो रही है। हमने बहुत से पुलिस अफसर पकड़े हैं। कल ही हमने एक थाना प्रभारी को पकड़ा है जो एक ड्रग स्मगलर से 10 लाख रुपए मांग रहा था। तो हम मतलब रिफॉर्म्स की तरफ, समाज सुधार की तरफ चले हुए हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग बिल्कुल रेडी हैं। लोग कहते हैं टाइम लो जी अपना, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको ये लगता है कि शायद अब तो हमारी बारी नहीं आएगी तो विरोध कैसे करें, वो कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं विरोध करने के लिए। निकालने दो। महिलाओं को 1,000 रुपया देने की गारंटी भी थी, वो कब तक महिलाएं उम्मीद करें पंजाब की? इस बार बजट में प्रोविजन नहीं। गारंटी पे हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जो जितना भी बजट चाहिए हम उसको बजट मैनेज कर रहे हैं। हम कर्जा लेके कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, हम अपना रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। हमने माइनिंग से बढ़ाया, हमने एक्साइज में बढ़ाया, हमने मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार कम करने से कोई टैक्स या कोई फीस कम करने से भी फायदा हो जाता है। जो ट्यूबवेल हैं पंजाब में 14 लाख के करीब ट्यूबवेल हैं। अगर आपने मोटर का हॉर्स पावर बढ़ाना है, 25 से 30 करवाना है, 30 से 35 करवाना है, तो पहले एक हॉर्स पावर का 4750 रुपए लगते थे। तो लोग करवाते ही नहीं थे बिजली बोर्ड से, लेकिन मोटर 30 की बना कर लेते थे। लेकिन ये कि कौन 25,000 देगा जी, छोड़ दो, तो देख लेंगे जब आएंगे। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि 2500 कर देते हैं जी, लेकिन लीगल आप फार्म भर के अपनी मोटर को हॉर्स पावर बढ़ा लो। 1,18,000 किसानों ने अपनी मोटर की हॉर्स पावर बढ़ाई और बिजली बोर्ड को 122 करोड़ का फायदा हो गया काम करने से। वही फिर 122 करोड़ हम लोगों को ही देंगे, किसी न किसी रूप में हम दे देंगे। और बिजली इस बार पहली बार हुआ है कि बिजली के कट नहीं लगे खेतों में, वरना 8 घंटे होता था, 8 में से 4 मिलती थी, 3 मिलती नहीं थी, 2 शाम को आती थी, रात के 2 बजे आती थी। इस बार मुझे, क्योंकि मैं गांव से पता करता रहता हूं, जो दोस्त मित्र है मेरे, वो कहते हैं इस बार तो बंद ट्यूबवेल में हमने धान की बुआई की है, इस बार इतनी बिजली आई है। तारें वही हैं, खंबे वही हैं, ग्रिड वही हैं, ट्रांसफर वही हैं, नीयत बदल गई। बस नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। हम खेती के लिए, पानी के लिए, धरती के लिए, वातावरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। मान साहब, सब कुछ नीयत सही है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज के धरने नहीं खत्म हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, ट्रांसपोर्ट के हों, आशा वर्कर हों, टीचर्स हों, वो रोज उसी तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। उसको क्यों नहीं खत्म कर पा रहे आप? देखो, बात यह है कि हमने 36,000 जो कच्चे मुलाजमन को पक्के करने का गारंटी दी थी, हम उस गारंटी पे काम कर रहे हैं। जैसे 2 कानून है उसमें, एक 2016 में बना बादल सरकार में, और उसको इंपीच कर दिया, रिपील करने के लिए 2021 में चन्नी ने बना दिया। दोनों कानूनों का जो प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा में, वो मानयोग गवर्नर साहब के पास पड़े। अब गवर्नर साहब साइन करेंगे तो 16 वाला रिपील होगा, 21 वाला पास हो जाएगा। गवर्नर साहब साइन नहीं करेंगे, दोनों एक समय चल नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि उन जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको किसी मझधार में छोड़ दें कि हाई कोर्ट की लड़ाई तुम लड़ो। हम चाहते हैं पहले लीगली हम सेफ हो जाएं, उसके बाद हम उनको नियुक्ति पत्र दें, ताकि उनको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सेशन कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े। इसमें मैं एक बात कहनी चाहता हूं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं आपके जरिए। उनको ये लगता है कि शायद अगर हम धरना नहीं देंगे सरकार भूल जाएगी, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि आप शायद भूल जाओगे उनके करप्शन। तो मुलाजिमों को लगता है कि शायद अगर हम धरना नहीं देंगे, हम टैंकी पर नहीं चढ़ेंगे, तो शायद हम जो हमारी मांगे हैं ना, वो कहीं सरकार भूल ना जाए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, मेरे टिप्स पे पड़े हैं सारे मुद्दे,
मेरे उंगलियों पर गिने पड़े हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। उनको मैं यही कहना चाहता हूं, सब थोड़ा सब्र कर लें। हम आपको क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लीन रास्ता करके आपको पक्के मुलाजम की नियुक्ति का पत्र देंगे। आपको कोई कोर्ट का चक्कर नहीं पड़ेगा। हां, अगर किसी की एज ऊपर हो गई कि जी मैं तो, कुछ को लगता है कि अगर 6 महीने में ना हुआ जी मेरी तो एज बढ़ जाएगी, हम एज में रिलैक्सेशन दे देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे एज में, लेकिन उनको कोर्ट के चक्करों में मतलब नहीं फंसने देंगे। इसलिए मैं धरने वालों को बेनती करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप संगरूर में, मैं होता भी नहीं वहां पे, कई बार कोई भी नहीं होता, आप संगरूर में जाते हो मुर्दाबाद कहते हो, भगवंत मान मुर्दाबाद, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक हमारे घर के सामने यहां पे आ गए भगवंत मान मुर्दाबाद, हमारे पास उनके नियुक्ति लेटर पड़े थे, अगले दिन देने थे उनको, भगवंत मान मुर्दाबाद। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं बाहर निकला था, मैंने कहा जी ये ले लीजिए आपके। उसी समय कहते भगवंत मान जिंदाबाद। उनको तो लगा होगा अच्छा है सब लोग धरने देंगे और उनके घर पहुंच तो जाएंगे, मैं यही कहना चाहता हूं, ये जाएगा। मुर्दाबाद का मतलब ये नहीं है कि आप मुर्दाबाद बोल के कोई जल्दी काम हो जाएगा। हम आपके साथ हैं। हम वो सरकारें नहीं हैं महलों वाली जिनकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि नजर नहीं आता घर के अंदर कोई। हम आप जैसे हैं, यकीन करें। मैंने खुद बोला हुआ है ये कि पंजाब को मैं धरना मुक्त, पंजाब को मैं मुर्दाबाद के नारे मुक्त, पंजाब को मैं नशा मुक्त, पंजाब को मैं कर्ज मुक्त करना चाहता हूं। और ये मेरी धरना मुक्त 1 साल में हो जाएगा, मान ले हम। जैसे जैसे होता जाएगा सर, काम होते जाएंगे। मैं तो काम देना है जी, रोजगार देना है, रोजगार पे जाएंगे, ड्रग्स से बचेंगे, रोजगार पे जाएंगे, आईलेट्स करके बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, रोजगार उनको मिलेगा तो ये पंजाब की तरक्की के लिए उनका टैक्स का पैसा आएगा, हम मिलके दोबारा पंजाब को पंजाब बनाएंगे। वरना हम तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपना देश। चलो जी आईलेट्स के जहाज भर भर के जा रहे हैं। मैं रोकना चाहता हूं, रुकेंगे तभी जब अगर उनको डिग्री के मुताबिक उनको यहां नौकरी मिलेगी। उसके लिए मेरे दिल में पंजाब धड़कता है। मेरे पे यकीन रखें, जितनी देर मतलब मेरे पंजाब के लोग जो हैं वो चैन की नींद नहीं सोएंगे, चाहे बेरोजगारी की वजह से नींद नहीं आ रही, चाहे कर्जे की वजह से नींद नहीं आ रही, चाहे किसी और परेशानी है, तो उतनी देर मेरी नींद भी तो डिस्टर्ब रहेगी। क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझ पर यकीन किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि सचिन तेंदुलकर से हर मैच में सेंचुरी की उम्मीद होती थी। अगर वो 80-85 भी बनाता था एक मैच में तो कहते थे यार ये तो गया। और उसी मैच में बालाजी 2-3 तुक्के लग गए, चलो 18-19 बन गए। वो कहते ये चलेगा बैटिंग में, अब 20 वाला तो चलेगा, 85 वाला कहते ये तो खत्म हो गया। कारण ये है कि 20 वाले से कोई उम्मीद नहीं थी 20 बनाने की भी, 85 वाले से हर मैच में सेंचुरी की उम्मीद रहती है। लेकिन मैं बहुत सेफ खेल रहा हूं क्योंकि इधर उधर से बाउंसर वाले भी बहुत बैठे हैं, रोज लग रहे हैं। वो पंजाबी में एक मोहम्मद बख्श हैं पाकिस्तान के शायर, बहुत अच्छी लाइन है उनकी कि मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता। एक तो मैं अन्ना, एक रास्ता तिलकन है। मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता ते देवे कौन संभाला। मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता ते देवे कौन संभाला। धक्के देवन वाले बहुते, एक तू हाथ पकड़न वाला। रब हाथ पकड़ने वाला है जी। लेकिन मान साहब, आपका तो हाथ पकड़ने के लिए दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं। आज सुबह से शिखर सम्मेलन में सारा विपक्ष एक ही बात कह के गया है, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार तो दिल्ली से चलती है। कौन कह के गए? ये बीजेपी वाले कह के, वो कहां से चलते हैं? अकाली दल वाले कह के गए, कांग्रेस वाले कह के गए। एक बीजेपी कहां से चलती है? बीजेपी की तो हाईकमांड वहां है ना, तो हमारी भी तो वही है ना, वहां है हमारी ना, भी तो वही है। और वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को यहां भेज दिया है। ये इल्जाम लगा रहा है पूरा विपक्ष, और वो चला रहे हैं। कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, हरीश चौधरी मोगा का था, वो यहां आता था। हरीश रावत वो तरन तारण से है, वो भी तो
मैं तो अभी महीने में 1-2 दिन ही जाता हूं, वो भी पार्टी का कोई काम हो या किसी मिनिस्टर से, यूनियन मिनिस्टर से मीटिंग हो, तो मैं अरविंद जी के पास चला जाता हूं कि आने वाले दिनों की प्लानिंग करनी है, रोड मैप बनाइए, कुछ करें। ये तो हर तीसरे दिन वहां पे रहते हैं, राहुल गांधी के पास, सोनिया जी के पास और प्रियंका जी के पास। वो मिलते भी नहीं है, 3-3 दिन बैठे रहते हैं। एक है हमारे विपक्ष में जिसको बहुत ज्यादा बोलने की आता है, वो कहा दिल्ली 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 दिल्ली। कौन है वो सर? सबको पता चल जाएगा अभी जब मैं बोलूंगा। दिल्ली 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 दिल्ली, ये तो दिल्ली है जी। जब उसको बना दिया नेशनल किसान सेल का अच्छा प्रधान, तब कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच दिल्ली 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 दिल्ली। तो अपने लिए दिल्ली ठीक हो गई। भाई हमारी पार्टी दिल्ली से बनी है, पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में है, और दिल्ली से सलाह लेकर चलने में हर्ज क्या है? अभी पराली में दिल्ली 500 रुपए पर एकड़ देने को तैयार हो गई। 500 रुपए पर एकड़, 500 मैं दे दूंगा पंजाब से, 1000 रुपए पर एकड़ हो गया। 1500 हमने एयर क्वालिटी कमीशन से मांगा है, जो मेरे पास आए थे मिलने के लिए कि पराली का कैसे खात्मा हो सकता है। मैंने कहा जी इंसेंटिव दो पहले तो, ठीक है ना, बाद में उनको चलो फसली बदलाव तो अगले साल से 1-2 साल लग जाएंगे इसमें। तो 2500 रुपया अगर किसानों को मिलता है, उसमें 500 दिल्ली का है, 500 मेरा है, 1500 सेंटर का है, तो इसमें क्या है जी, बेर का जो है 1500 दे रहा है, सेंटर दे देगा आपको लगता है? हमने तो उनके पास प्रस्ताव रखा है, देना चाहिए उनको। ये प्रस्ताव भी रह जाएगा या मान जाएंगे, ऐसा लगता है? मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाइए, कि देखो आपके पास करोड़ों रुपया है। हमने भी या तो हो कि हम उस 1500 को या 2500 को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कहीं संघ दर्शन में दे रहे हैं या कहीं किसी कर्जा उतारने में दे रहे हैं। हम तो किसानों को देंगे। और नंबर 2, बेर का मिल्क प्लांट है, हमारी संस्थाएं महाराष्ट्र से दूध खरीदती हैं। एसजीपीसी हरमंदर साहब के लिए और अपने गुरुद्वारा साहब के लिए जितने भी हैं, दूध कहां से लेती है? महाराष्ट्र से। क्यों वेरका से क्यों लेते हुए? उनके बगल में वेरका है हेड ऑफिस। तो हम वेरका को दिल्ली में लेके जा रहे हैं। अभी 30,000 लीटर वेरका जाता है, आने वाले दिनों में इसको हम 4 गुना कर देंगे, 1.25 लाख लीटर दूध दिल्ली जाएगा। तो कल को दिल्ली के लोग कहने लग जाएंगे कि देखिए ये पंजाब से दूध खरीदते हैं। नहीं जी, दिल्ली सरकार नहीं जी, कोई कंपलसरी नहीं कर रहे, हम अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं वहां पे। अब अमूल और मदर डेयरी चलता है, हमारा वेरका भी जाता है 30,000 लीटर, हम उसको बढ़ा लेंगे। और तो इसमें क्या है जी, जो आता है ये तो जी दिल्ली, ये तो दिल्ली। मतलब शहीद आजम भगत सिंह पंजाब से थे, चंद्रशेखर आजाद जी यूपी थे, सुभाष चंद्र बोस जी बंगाल से थे, ठीक है ना। तो मतलब लड़ तो देश के लिए रहे थे ना, तो है तो हम देश के नागरिक ना। तो फिर यहां धूरी में प्रियंका गांधी क्या करने आई थी, संगरूर में सोनिया गांधी जी क्या करने आई थी, राहुल गांधी मोगा में ट्रैक्टर क्यों चलाता था, तब दिल्ली याद नहीं आती इनको। तो भाई हमारा मकसद है लोगों की भलाई करना। हमें दिल्ली से कोई मॉडल शेयर करके या उनका अच्छा काम यहां लागू करके हमारे बच्चों को पढ़ाई मिल जाए अच्छी, हमारे बुजुर्गों को दवाई मिल जाए अच्छी, इसमें मैं तो कोई हर्ज नहीं मानता। जो कहते रहें, हमारी पार्टी प्रधानमंत्री कहते हैं, आम लोगों की पार्टी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को भी रेवड़ियां बांटना विकास नहीं है। उन्होंने इसी पे कहा है जो मुफ्त की सियासत होती है कि हर चीज जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। लेकिन आम आदमी का मॉडल ये है कि गारंटी के नाम पर लोगों को फ्री में चीज दो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, तमाम चीजों पर। तो इसको लेकर आप विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह विकास का मॉडल नहीं है। इसके 2 जवाब दूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ्री की, क्या बोला, फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, ये गलत बात है। जो 15 लाख वाला पापड़ था वो किसने कहा था? हर घर में हर खाते में 15 लाख आएगा, वो किसने कहा था जी? 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी जाएंगी, वो कहां से आया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कहां तक चलेगी सर? तेल के रेट के बारे में
जो बोल रहे थे तेल के रेट कहां चले गए सर? एफडीआई का विरोध करते थे, एफडीआई 49% हर फील्ड में आ गई सर। वो मनरेगा का विरोध करते थे, अब मनरेगा चल रही है सर। तो मतलब जब अपनी बारी आई तो कोई फ्री भी नहीं। और फ्री भी मैं उसको मानता हूं अगर कर्जा लेके, दिल्ली में मेडिकल फ्री है, हर एक को फ्री है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मोहल्ला क्लिनिक है, जहां भी चले जाओ आप फ्री मिलेगा आपको, और वर्ल्ड क्लास इलाज है। स्कूलों में पढ़ाई फ्री है, स्कूलों का पढ़ाई का लेवल जो है वो प्राइवेट के बराबर है। इधर इधर बच्चे को दाखिल कर लो, इधर कर लो, आपकी मर्जी है, इधर कोई फीस नहीं है, इधर फीस है। एक भी रुपया दिल्ली कैग की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट है, एक भी रुपया दिल्ली के सर पे कर्जा नहीं है। बल्कि बजट 24,000 करोड़ 2015 में 24,000 करोड़ का बजट पेश किया था मनीष सिसोदिया जी ने, और 2022 में वो 79,000 करोड़ का बजट हो गया। बजट भी 3 गुना हो गया, लोगों को मिल भी रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? लीकेज बंद हुई है सर, भ्रष्टाचार बंद हुआ है। जो पुल पहले 350 करोड़ में बनते थे वो 150 करोड़ में बनने शुरू हो गए। जो पहले सड़कें जिनका करोड़ों का ठेका जाता था वो ठेका बंद करके अच्छी सड़कें बन गई और पैसे बच गए। वही पैसा पब्लिक को फैसिलिटी के रूप में दे रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ी कहते हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत विदेशों में जाते रहते हैं, ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा उनकी यात्राएं कम हो गई, वरना वो मतलब उनको तो इंडिया का वीजा लेना पड़ता है आने के लिए यहां। तो वहां भी तो देते हैं ना, डेवलप कंट्री, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वो भी तो अपने नागरिकों को कोरोना के टाइम पे उन्होंने कैश उनके उसमें दिया, या वैसे भी जो काम नहीं करते वहां पे वेलफेयर बोलते हैं उसको, वहां उसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी वहां सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, आप उसको यहां फ्री की रेवड़ी क्यों बोलते हो? अगर मंत्रियों को सब कुछ फ्री है, मंत्रियों को बिजली कितनी फ्री है, मंत्रियों के घर फ्री हैं, मंत्रियों का कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट फ्री है, मंत्रियों के पास गाड़ियों का तेल फ्री है, तो फिर जिन्होंने मंत्री बनाए हैं पब्लिक, उनके लिए फ्री करने में आपको क्या आपत्ति है? जो चीज नेताओं को फ्री होगी हम तो वो जनता को फ्री देंगे। मान साहब, अगर आप आम आदमी क्लिनिक बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज करने जा रहे हैं, स्कूल अच्छे करने जा रहे हैं, विपक्ष हमेशा दिल्ली में ये आरोप लगाता है कि स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो इनके सबके नेताओं के बच्चे उन्हीं स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? क्या आप ये मैंडेटरी करेंगे या अपने विधायकों से या अपने अफसरों से कहेंगे कि पंजाब के स्कूल बड़े अच्छे हो गए हैं, पंजाब के हेल्थ सेंटर बड़े अच्छे हो गए हैं, आप अपना ट्रीटमेंट यहां करवाइए, अपने बच्चों को यहां पढ़ाइए? दिल्ली के 8 से 9 एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने लगाए हैं। मैंने आपको कहा ना, बराबर की 70 में से 7-8 के। नहीं, अभी आने वाले दिनों में अभी 4-4.5 लाख बच्चा फिर शिफ्ट हुआ है प्राइवेट से सरकारी की तरफ। जब हम पढ़ाई एक कर देंगे ना, पढ़ाई, मैं एक टीचर का बेटा हूं, मैं उसी स्कूल में पढ़ता था जहां मेरे डैडी टीचर थे, मेरे डैडी हेडमास्टर थे वहां। अब क्यों नहीं ऐसा होता? लेकिन है जी, चीफ मिनिस्टर का बेटा क्यों, जो बगल में उसके चीफ मिनिस्टर हाउस के बगल में सरकारी स्कूल होता है, वहां क्यों नहीं जाता? कैसे? मैं समझा नहीं आपका। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां आपके पिताजी पढ़ाते थे, तो मैं कह रहा हूं आज जो चीफ मिनिस्टर अच्छा स्कूल बनाता है तो उसका बच्चा या उसके अफसर का बच्चा वहां जाके क्यों नहीं पढ़ता? यही तो करना है ना सर। ये इन्होंने 50 साल में यही तो बिगाड़ा है सर। इन्होंने मार्केट बना के दी है सबको, प्राइवेट सेक्टर को मार्केट बना के दी है कि हमने सरकारी स्कूल खत्म कर दिए, लोगों को मजबूरन आपके स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा। खोलो 5 स्टार स्कूल, वो शीशे वाले, वो कभी भी नहीं बताते वहां आप बच्चे की एडमिशन करवाने जाओ, वो नहीं बताते कि हम कैसे पढ़ाते हैं। देखिए जी स्क्रीन लगी है, देखिए जी एसी लगा है, देखिए स्विमिंग पूल है। हम तैरना सिखा रहे हैं क्या उनको? पढ़ाई के अलावा की बात है ये तो। वो सिर्फ फैसिलिटियां गिनाते हैं। प्राइवेट सेक्टर को मार्केट बना के दे दी। तुम अपने गरीबों को बोला पढ़ाना पढ़ाओ, वरना अनपढ़ रखो, इधर पढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी कॉलेज इनका किया हॉस्पिटलों का। सरकारी हॉस्पिटल कहते जी हमने खत्म कर दिए, यहां एमआरआई की मशीनों में कबूतरों के आलने, कबूतरों के घोंसले आ गए हैं, यहां तो कोई आएगा नहीं। मरना मरो, अगर इलाज कराना है चलो जी 5 स्टार। वो शीशे वाले खुल गए जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल। मान साहब जो कल हुआ है, ये ऐसी सरकारी बसों को किया, सरकारी बसें खत्म की, प्राइवेट के लिए मार्केट बना के दे दी। तो ये मार्केट बना के देते हैं उनके लिए।
मैं ऐसा चाहूंगा कि मैं स्कूल ऐसे बनाऊं और उनकी पढ़ा, मैं नहीं बनाऊंगा, ये स्कूल बनाएंगे टीचर, स्कूल बनाएंगे प्रिंसिपल, हेडमास्टर। मैं ये चाहूंगा बड़ी जल्दी मैं आपके मंच पर ये आके कहूं कि हां, इतने नेताओं के, इतने मास्टरों के, इतने हेडमास्टरों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पे वो पढ़ाते हैं। ऐसा माहौल हमें देना पड़ेगा। मान साहब, आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ, क्या वो सही हुआ? आपके हेल्थ मिनिस्टर गए और उन्होंने वाइस चांसलर को कहा कि आप इस बिस्तरे पर सो के दिखाइए, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तक भेज दिया। क्या ऐसे इंसिडेंट होने चाहिए? ये चीजों को ठीक करने का कौन सा तरीका है? देखो, काम के दौरान तलखियां होती हैं, मैं ये मानता हूं, और डॉक्टर राज बहादुर को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत देर से मेरी उनके साथ मित्रता है। जब मेरे पिताजी को स्पाइनल इंजरी हो गई थी, तब वो 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी होते थे और पीजीआई के डायरेक्टर भी होते थे। बड़े अच्छे स्पाइनल के जादूगर माने जाते हैं वो, बड़ी अच्छी दोस्ती है। ऐसा बर्ताव करेंगे हम उनके साथ? लेकिन क्योंकि इस तरह मैं ये बात मानता हूं कि सभी, मैं डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। चलो, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत से हैं ऐसे जो अपने दोस्तों मित्रों से भी, मेरे भी दोस्त बहुत डॉक्टर हैं, जो दोस्तों मित्रों से भी पैसे इकट्ठे करके कई बार जो इलाज उनके पास नहीं है वो बड़े हॉस्पिटलों में करवाते हैं। यार, गरीब आदमी है। इस मामले को सिविलाइज तरीके से और सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मतलब जो हो गया चलो। लेकिन मैंने कल रात ही बात की थी मैंने डॉक्टर साहब से, जब मैंने देखा जी, तो मैंने कहा जी जो हो गया चलो, कोई बात उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी ना, आप उनको इतना काबिल डॉक्टर मानते हैं, और उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि आपके राज में ऐसा हो जाए उनके साथ। नहीं, राज तो नहीं, मैं कहूँगा राज तो उनका था। हम तो लोगों के साथ मिलके ही चल रहे हैं, लोगों की सरकार है। तो हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी बनती थी मेडिकल सुपरडेंट की, कि जो मंत्री का ये व्यवहार ठीक था मान साहब? है जी, मंत्री का ऐसा व्यवहार करना, मैं ये नहीं कहता कि उनका, मैं ये कहता हूं कि उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई। सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस बात की। नहीं सर, मैंने तो कल रात ही बात कर ली थी उनसे। डॉक्टर साहब ने आज बोल भी दिया मीडिया में कि मेरी भगवंत मान से बात हुई। मैंने कहा सर, ऐसा इट शुड नॉट हैपन, पर जो हो गया ठीक है, पर मैं आपको जानता हूं, आप काबिल हैं, आपकी सेवाएं हमने लेनी है। आपकी अभी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं हम, बहुत से अस्पतालों का कायापलट करना है, तो ऐसे एक्सपीरियंस को हमको इस्तेमाल करना पड़े। उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया अपना? नहीं, इस्तीफा मेरे पास आएगा तो मैं उनको बुला लूंगा घर पे कि नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी इस्तीफा आया नहीं? मेरे पास आया नहीं अभी। मान साहब, एडवोकेट जनरल क्यों बदलने पड़े आपको? अभी हाल ही में बड़ा विवाद हुआ कि 4 महीने के अंदर अंदर अनमोल रतन सिद्धू को हटा दिया गया और उनकी जगह विनोद घई को लाया गया। क्या कोई खास वजह रही इसकी? प्रशासन में चेंजेस होती रहती हैं। हमने डीजी भी बदला है, सीएस भी बदला है। हमने कोई आरोप लगा के नहीं बदले। कैप्टन अपने हिसाब से टीम चुनता है, तो कुछ प्लेयर्स को 12वां प्लेयर हो, चाहे 13वां हो, 14वां हो, 15वां हो, लेकिन अगर टीम जीत जाती है तो मेडल तो सभी को 15 के 15 को मिलता है। बहुत ही अच्छे काबिल सिद्धू साहब, बहुत काबिल वकील हैं, और जितने भी अफसर मेरे पास हैं, काबिल टीम है। उनकी काबिलियत की आपको क्यों दरकार नहीं रही? कई बार कुछ प्रशासनिक सुधारों के लिए बदलना पड़ा, और उनको भी मैंने कहा कि आप हमारी टीम के मेंबर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बोलने ही नहीं। अब उनके यहाँ पर जिस फील्ड में उनकी जो है स्पेशलिस्ट हैं, वो उसमें हम उनकी जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। और पंजाब के लोगों का कोई भी ऐसा केस सरकार की वजह से या सरकार की लापरवाही की वजह से हम कोर्ट में हार गए, ऐसा नहीं होने देंगे हम। सो लोगों की तरफ, लोगों ने हमें चुना है अपना वकील, हम ऐसे वकील चुनेंगे जो लोगों के पक्ष में फैसले लेके आए। मान साहब, एक और बड़ा मुद्दा है पंजाब का, ड्रग्स। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ड्रग्स पिछले 8-10 साल से मैं भी सुन रहा हूं, हर सरकार आती है ड्रग्स को खत्म करने के नाम पर, कभी एसटीएफ बनाया, हम इसके लिए एजेंडा लाएंगे, हम क्रॉस बॉर्डर जितना नार्को टेररिज्म है उसको बंद करेंगे। आपका क्या प्लान है? ये खत्म होगा या सिर्फ ये एक सियासी मुद्दा बनकर पंजाब में ड्रग्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा? पटियाल साहब, पहले तो ड्रग की जो समस्या है ना, उसके जो सोल्यूशन है
उनको कागजों से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी? मैं बताता हूं कैसे निकाल। आज भी पूरा दिन अमित शाह जी आए थे और ड्रग्स और नेशनल सिक्योरिटी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, चंडीगढ़ के प्रशासक थे, गवर्नर साहब थे। मैं भी पूरा दिन, इसीलिए मैं लेट हो गया आपके शो से। देखिए, उसमें मैं जो बात रखी है कि गांव में पूरा गांव जानता है सर कि हमारे गांव में कितने लड़के ड्रग लेते हैं, और पूरे गांव की सिंपथी है उनके साथ कि इनका घर बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन गांव वाले उस आदमी को भी जानते हैं जो उनके गांव में ड्रग दे के जाता है, बेच कर जाता है, कि कौन से पीपल के नीचे आता है वो 5:30 बजे, कौन सी गाड़ी का बोनट खोल के खड़ा हो जाता है वो साइड पे लगा के, वहां जाते हैं और अपनी अपनी पुड़िया ले आके आते हैं। मैं जो ड्रग लेते हैं उनको मैं पेशेंट मानता हूं। गांव वालों की सिंपथी उनके साथ है, यार इनके घर बर्बाद कर दिया उसने। मैंने पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं, सभी एसएसपी को, सभी कमिश्नर्स को बुला के, कि सबसे पहले आप चाहे सिविल में जाओ चाहे कहीं से भी इधर उधर से पता करो, गांव वाले बताने को तैयार हैं, उनका नाम मत आगे लेके आना, पहले वो उसको पकड़ो जो गांव में ड्रग देके जाता है, उसको पकड़ोगे, उससे पूछो कहां से लेके आता है तू, वो कहेगा जी मैं तो 4 गांव का इंचार्ज हूं, बस मुझे तो फलां फलां बरनाला के पास से मिलती है। उसको पकड़ो, बरनाला वाले को, वो कहे जी मेरे पास तो 3 जिले हैं बस, बरनाला, संगरूर और मानसा, मैं तो जी मोगा से लेके आता हूं। मोगे वाले को पकड़ो, मोगे वाला कहेगा जी मेरे पास तो 8 जिले हैं मालवा के, मैं तो तरन तारण जाता हूं। जितने लेवल तक ऊपर जा सकते हो जाओ, सबको पकड़ो। जो नीचे, सबसे नीचे वाली कड़ी रहेगी सर, जो एडिक्शन में है, उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी, उनको क्रेविंग होगी, तड़पेंगे, उनके लिए हम क्लिनिक खोल रहे हैं, उनको हम मेडिकली ठीक करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, साइकेट्रिस्ट बुला के उनको समाज में वापस लेके आएंगे, उनको ये लगे कि हां हम भी समाज का हिस्सा हैं। अब वो आधा तो इस बात से टूट चुके हैं, शायद हम समाज का हिस्सा ही नहीं है। मतलब आज मैंने बताया वहां पे गृह मंत्री जी को, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि रोना आता है सर। एक लड़की का मुझे फोन आया, मैं इलाका नहीं बताऊंगा कौन सा था, उसने कहा जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, हमारे गांव में ड्रग बिकती है, किसी बार्बर की दुकान पे बिकती है, पेंचर की दुकान पे बिकती है, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? रेडी पे बिकती क्या है। लोगों को पता है तो पुलिस को नहीं पता है? नहीं, मैं वही कर रहा हूं। वो कहती जी मेरा भाई भी ड्रग लेता है, उसकी शादी तो क्या होगी अब, हमारे गांव में 10 साल से बारात आई भी नहीं, 10 साल से बारात गई भी नहीं। मैंने कहा क्यों हो, कैसा क्यों हो रहा है, तुम भी ड्रग लेते हो? नहीं मैं तो ड्रग नहीं लेती। तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? वो कहती लड़के वाले सोचते हैं कि इस गांव में हमने अपने बेटे की शादी कर दी, जब बाद में ये ससुराल आएगा अपने, तो इसका जो साला है वो अपने दोस्तों के मित्रों के साथ लग के हमारे बेटे को भी ड्रग ही बना देगा। मतलब सोशल प्रॉब्लम हो गई है इतनी। तो मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि डीएसपी लेवल तक, एसएसपी लेवल तक चल जाता है, एसएचओ लेवल तक भी कई बार ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सर थाने में है, सिपाही, हौलदार, मुंशी 8-8 साल हो गए एक ही थाने में, उनकी यारियां और रिश्तेदारियां हो गई इलाके में, सब कुछ वही बताते हैं। एसएसपी ने छापा मारना है, कहीं रेड करनी है, तो वो थाने में बताता है कल सुबह रेड करेंगे, वो सब कुछ बता देते हैं कि कल रेड होगी तुम्हारे घर। आपका कहना है तो कि पुलिस का नेक्सस है। बड़े लेवल पे रीशफल किया है, बड़े लेवल पे 3-3 डिवीजन छोड़ के इनको रीशफल करो, इनके फोन पे निगाह रखो कहीं दोबारा वापस वहीं तो नहीं करते, तो आधी से ज्यादा समस्या यहां हल हो जाएगी सर। ये कागजों से बाहर निकल के हम इस पे लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है अगले महीने तक इसके अच्छे रिजल्ट। सिद्धू मूसेवाला की शरेआम हत्या की जाती है, एक सिंगर को मारा जाता है,
और उसके बाद बड़ा सवाल विपक्ष ये उठाता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। यही सवाल चुनाव प्रचार के दौरान आप उठाया करते थे कि पंजाब का कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, हम इसे ठीक करेंगे। अब बताइए कि आपके हाथ में शासन है और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और अगर मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है आपने, तो गैंगस्टरों का इतना आतंक क्यों है? क्यों सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई? देखो, क्यों वही सवाल कायम है आज? बहुत ही दुखद घटना थी वो। एक बहुत ही फेमस, जिसने पंजाबी कल्चर को बिहाइंड द लैंग्वेज, भाषा से भी ऊपर ले गए थे वो। उनको सब सुनते थे, कीनिया में भी सुनते थे। बहुत कम है आर्टिस्टों के हिस्से आती है ऐसी शोहरत। लेकिन सर, ये गैंगस्टर बनाए किसने थे? 4 महीने में हमने बना दिए। इन गैंगस्टरों को जेल में संरक्षण कौन देता था सर? हम देते थे, जेलें हमने बनाई। जो कह रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, उनके राज में सबसे ज्यादा डिजिटल और हाई सिक्योरिटी जेल नाभा जेल ब्रेक हुई थी उनके राज में। उनके राज में ब्रेक हुई। अभी पुलिस जांच कर रही थी, अभी मेरे ख्याल में ब्रेक भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही सुखबीर बादल का बयान आ गया था कि पाकिस्तान का हाथ है। अभी जेल ब्रेक तो होने दो। पाकिस्तान का हाथ कहां से आ गया? और पाकिस्तान 250 किलोमीटर अंदर आ गया। फिर कौन थे ये सर? किन्होंने पैदा किए हैं ये? इन्होंने जूथ को भटकाया, जब मर्जी इलेक्शन में इस्तेमाल किया, जब मर्जी जेल में किया, फिर जेल में उनको संरक्षण देते रहे। अब हम सर निकाल रहे हैं सबको। लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ के लाए हैं दिल्ली से, जग्गू भगवानपुरिया को लाए हैं। जग्गू भगवानपुरिया का नाम किससे जुड़ता है? होम मिनिस्टर के साथ। होम मिनिस्टर के साथ जो हमारे पिछले थे, जो कांग्रेस 2, कांग्रेस की 2 सरकारें रही है ना। ये सीरियल तो ऐसे देखे थे, फिल्में भी देखी थी ऐसी। नाम बताइए ना। है, नाम बताइए ना। रंधावा साहब। अच्छा, हाँ, उनके साथ जुड़ता है नाम सर। तो उनको पकड़ के लाए हैं। सभी शूटर हमने, जितने भी, जिन्होंने भी मतलब सिद्धू मूसेवाला पे गोली चलाई, हमने पकड़ लिए। दो जो है वो इनकाउंटर में मारे भी गए। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हमसे मत करें। इन्होंने पाले थे, इनकी जो जितने भी बिक्की मिडी खोड़ा कौन था सर? अकाली दल का यूथ का नेता था सर, ठीक है ना? उनका तो मर्डर हुआ। तो मर्डर लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता मर्डर। नहीं, मैंने कहा उनका मर्डर हो गया ना। हाँ, मर्डर हो गया। ने मार दिया उनको भी। तो राज किसका था? कांग्रेस का। तो कौन पकड़ा उसके लिए? कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि तो हम मतलब इन्होंने, लेट मी फिनिश, आधा ना जवाब उन्होंने खत्म नहीं किया तो आप खत्म कीजिए। करेंगे सर, करेंगे सर। अभी आप देखते जाइए। आप पकड़िए ना जिन्होंने इनको सर, पाला। पकड़ रहे हैं। नहीं, जिन्होंने इनको पाला उनको पकड़िए, ताकि आगे से कोई पॉलिटिकल आदमी किसी गैंगस्टर को शह ना दे। मैंने कहा बिल्कुल। आप ये मिसाल क्यों नहीं कायम करते? करेंगे सर जोगेंद्र जी, वादा है? पक्का वादा है। उनसे पूछेंगे ना तुमको किसने पाला, आपने नाम बताया ना। आपके पास अभी जग्गू भगवानपुरी आपके पास है, आप उनका नाम ले रहे हैं पहले वाले होम मिनिस्टर का, तो आप उनको भी बुक कीजिए ना, साथ इंटेरोगेट कीजिए। कागज आने दो ना, ताकि कम से कम पॉलिटिशियन इस गंदगी में शरीक होने से अगर शामिल हैं तो हटे ना, एक मिसाल कायम करे पंजाब। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। और पॉलिटिशियन ने तो ये सब कुछ बेड़ा गर्क किया है। तो एक मिनट मुझे ये बताइए, मुख्तार अंसारी को यहां रखने की क्या जरूरत थी? बताइए किसने रखा, आज ये भी बता दीजिए। तो कांग्रेस ने विधानसभा में कहा तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते? आपके जेल मंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। आज इस मंच से आप बताइए कि जो भी आदमी मुख्तार अंसारी को यहां जेल में फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिटिकल आदमी जिम्मेदार था, वो आदमी जिसने मेहमान बनाया यहां, वो आदमी कानून के शिकंजे में होगा। आप बताइए आज। बिल्कुल होगा जी, बड़ी जल्दी होगा। मैं ये बताता हूं आपको, 55 लाख तो वही वकीलों के बिल देने हैं। हमने क्या करवाना था भाई उससे? यहां रखना है जी, कहते पंजाब में रखना है। क्यों रखना है? वो यूपी वाले कह रहे हैं हमारा है, हमें दे दो। ना ना, हम रखेंगे इसको। उससे कौन सा आप रोड मैप बनवाना है आपने विकास का? तो मतलब ये सब मिले हुए थे आपस में, सब मिले हुए थे। किसका मेहमान आज? सीएम साहब ये बताइए। कौन जी? मुख्तार अंसारी रोपड़ का मेहमान था सर। कौन सी सरकार का? 2 सरकारें रही ना कांग्रेस की। दोनों सरकारों का मेहमान था। अब निकलेगा तो बात निकलेगी तो आपको पता चल जाएगी। मैं तो पहले ही बता देता हूं कि 2-3 दिन के बाद ये होगा। तो मैं कोई पर्दा नहीं रखने वाला। जब जनता ने पर्दा नहीं रखा
तो हम क्यों रखें? कब तक होगा ये? मुख्तार अंसारी को यहां लाने वाले कब तक कानून के शिकंजे में होंगे? जल्दी होंगे, बड़ी जल्दी। जांच चल रही है, बड़े लेवल पे जांच चल रही है, बहुत फास्ट ट्रैक पे जांच चल रही है। क्यों हम उनको पाल रहे हैं भाई? क्यों हम उनको वीआईपी फैसिलिटियां दे रहे हैं जेल में? कैसे उनको लेके गए, कितना खर्चा हुआ पंजाब का? वो खर्चा कहां से रिकवर होगा? पैसा तो हम लोगों के टैक्स का है ना। टैक्स का है, फिर कहां से रिकवर होगा? आप रिकवर कीजिए ना पैसा। वो करूंगा सर, थोड़ा टाइम तो दे दीजिए ना। ऐसा लगता है आपको कि 1 महीना सरकार रह गई, तो सर अभी 4.5 साल है यार। सर 4.5 साल छोड़िए, वो तो पुरानी सरकारें काम करती थी कि कर देंगे, टाइम बड़ा पड़ा। आप तो गारंटियां फटाफट देते हैं, तो हम काम भी फटाफट चाहते हैं, लोग भी काम फटाफट कर रहे हैं सर। 3-4 गारंटियां पूरी कर दी हैं, अगली महिलाओं वाली पे काम कर रहे हैं, है ना। और अच्छे आपको स्कूल मिलेंगे, अच्छे आपको अस्पताल मिलेंगे, 16 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। 5 तारीख को मैं संगरूर में जो मस्तुआना साहब में संत अतर सिंह मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसका उद्घाटन कर रहा हूं। 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट। 1 अप्रैल से 75 एमबीबीएस सीटों का एक बैच पहला वहां शुरू हो जाएगा सर। देश का सबसे डिजिटल और मॉडर्न कॉलेज होगा मेडिकल कॉलेज। 16 मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे 5 साल में। 9 पहले हैं, 23 हो जाएंगे। हम डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। 1997 में 1995 में वो याद हुआ था देश। हम 75वीं मना रहे हैं। हम अभी तक बच्चों को मेडिकल शिक्षा देने के काबिल नहीं हुए सर। फिर उनको जहाज भर भर के यहां लाना पड़ रहा है। और नंबर कितने आ रहे हैं उनके? 99.5, 99.6, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, मैनेजमेंट कोटा है, मर्जी से पैसे लेते हैं। वो कह रहे हैं वही काम यहां, वहां पे 25-30 लाख में होता है यूक्रेन में, यहां 2 करोड़ लगता है। तो सर ये बातें सुन के मैं जब फाइलें देखता हूं ना सर, मेरे पास फाइलें आती हैं, लगता है लोगों के, पंजाब के लोगों के खून से लिखी हुई हैं। कोई तरीका नहीं छोड़ा लूटने का। मतलब कई बार तो मुझे इनकी तारीफ भी करनी पड़ती है कि यार कमाल का तरीका निकाला है इन्होंने लूटने का। मतलब इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी, इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से, इसको यहां जमा करा के यहां निकाल के यहां दे दो। तो सर साइन हो रहे हैं अभी। जनता के सामने आप बताएंगे ना, ये यहां से निकाल के वहां से वहां कौन दे रहा है? जनता देख रही है। 92 सीटें दी हैं आपको, और हम 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे आपसे पूछने। आप 6 महीने बाद, आप तो रोज ही रहते हैं सर हमारे पास। आप कोई बात नहीं, आप तो जब मर्जी आ जाओ। जनता देख रही है। आपको बुरा तो नहीं लगता ना सर? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, जनता ने अगर इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो हमें उस पर पूरा उतरना है। बाकी आलोचना भी होगी, कोई बात नहीं। जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। काम, गलती भी तो काम के दौरान ही होती है ना सर। घर बैठे क्या गलती हो जाएगी? नए हैं, सीखेंगे, सीखते जाएंगे। जो भी मुख्यमंत्री पहले यहां रहे हैं, जो पहली बार मुख्यमंत्री बना था, वो भी पहली बार ही बना था ना। तो मतलब किसी के बर्थ सर्टिफिकेट पे तो नहीं लिखा होता ना कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, मैंने सोचा था, सोचना वही है जो सोचा लाख बार। मान साहब 300 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। कोई अपना प्लान है कि इस कर्जे को कैसे उतारना है? इतने कर्ज के बोझ के नीचे हैं हम, इतनी सारी चीजें फ्री देने जा रहे हैं। आप लोगों ने कई चीजों का एजेंडा पेश किया कि हम माइनिंग से पैसा निकालेंगे, एक्साइज पॉलिसी से 10,000 करोड़ के करीब आएगा, 9,600 करोड़ आएगा। मान साहब वो एक्साइज पॉलिसी तो फंस गई है बुरी तरह से, हाई कोर्ट में फंस गई है, और आज दिल्ली में एलजी ने वापस भी ले लिया जो आपका एक्साइज पॉलिसी का नया सारा फॉर्मेट था। तो अब पंजाब में भी ये दिक्कत आएगी? नहीं, पंजाब में हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी सर। सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी ये है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, प्रायोरिटी ये है कर्जा बढ़ने नहीं देना, 1 रुपए भी कर्जा बढ़ने नहीं देना। उसके बाद उस कर्जे को उतारने वाले चक्कर में जाएंगे कि जो इसको कम कैसे करना है। 7,000 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी है सर, ज्यादातर उसमें धान की है। धान से किसान भी दुखी है, एफसीआई भी दुखी है। एफसीआई कहती है हमारा छुटकारा करवा दो। एफसीआई तो दुखी नहीं होगा। एफसीआई सर, एफसीआई कहती है हमें एमएसपी पे खरीदनी पड़ती है, हमारे पास बहुत चावल हो गया, 5 साल का स्टॉक पड़ा है, हम खरीद नहीं सकते, इसीलिए वो भाग रहे हैं। एफसीआई के अफसर खुश रहते हैं? नहीं, अफसर खुश रहते हैं, लेकिन मैं एफसीआई का कमेटी का मेंबर रहा हूं, मुझे पता है अंदर की बात इनकी। वो कह रहे जी हमारा छुटकारा करा दो। किसान कहता है हमारा छुटकारा करा दो। उसके लिए इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं बनी, एग्रीकल्चर पॉलिसी। हम किसान यूनियनों के साथ मिलकर काम करते हैं,
वो भी हमारे चाचे ताए हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास तजर्बा है। नाराज रहते हैं वो भी थोड़े थोड़े। कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अगर नाराज नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे काम आप करेंगे? मनाते रहिए ना उनको, उनकी मैं मिलता मांगे नहीं रहता पूरी हूं, मैं करते आप मिलता सारी। रहता हूं। सभी बहुत अच्छे तजर्बेकार हैं। उन्होंने कोई फोटो खिंचवाने के लिए या कोई टीवी में अपना चेहरा दिखाने के लिए वो कोई धरना नहीं लगाते, वो लोगों के पक्ष में करते हैं। इसके लिए सर मैंने आज अमित शाह जी से भी, माननीय गृह मंत्री से बात की है। हमारी धरती इतनी जरखेज है, पंजाब की धरती इतनी उपजाऊ है, इतनी फर्टाइल है, जो मर्जी बीज लो, सरसों उगा लो सर, बाजरा बीज लो, गन्ना होता है पहले ही, लेकिन गन्ने की पेमेंट नहीं होती। एमएसपी चाहिए लेकिन सब। मैं आपको बताता हूं उसका हल। और सूरजमुखी, दालें, सब्जियां जो मर्जी बीज लो, लेकिन किसान कहता है जी मैं 5 एकड़ सरसों लगानी चाहता हूं। मैं सरसों बीज ली, 5 एकड़ अगर मैं धान लगाता तो मुझे 40,000 रुपए बचते। मैंने सरसों लगाई आपके कहने पर भगवंत मान जी, सिर्फ 24,000 रुपए बचे हैं। 16 का डिफरेंस हमें पे करना पड़ेगा, उसको एट पार लेके आना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर इधर से 24 आए हैं 16 आपको दे देंगे, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं धान क्यों नहीं लगाया। आज 200 रुपए किलो, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है जी। 120 बिलियन की दालें मोजंबिक और कोलंबिया से इंपोर्ट करता है देश। हम क्यों नहीं बीज सकते सर? यहां सब होता है, यहां पे क्यों उधर से इंपोर्ट करें? अभी हमने यूक्रेन को एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगानी पड़ी क्योंकि देश में गेहूं की कमी हो गई, ये पीडीएस के लिए देने के लिए। तो हमारे पास बहुत कुछ है सर, लेकिन उनको, आपकी बिल्कुल सही बात है, उनको एमएसपी के बराबर देना पड़ेगा। एमएसपी से बराबर कर दो। वो खुद भी नहीं चाहता कि मैं धान बीजूं, क्योंकि उसको भी पता है पानी तो फिर सबका है ना, पानी तो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकती, फिर आपको केंद्र के पास जाना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने 1500 रुपए एकड़ का किया ना, मैंने 1500 एकड़ दिया ना। अभी वो कहते अभी दिया नहीं, कल कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन था, अभी 1500 एकड़ नहीं दिया। भाई अभी तो धान लग रहा है, उसकी गिरदावरी अगस्त में कराएंगे। जिन्होंने डायरेक्ट स्विंग की है, डायरेक्ट स्विंग करने के दिन ही दे दूंगा ना मैं। बहुत से अच्छे लोग हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि 1500 मेरे से भी ले लिया और 20 दिन के बाद कद्दू किया और दूसरी लगा दी। तो फिर कैसे, मतलब मेरे से भी फैसिलिटी ले ली डायरेक्ट वाली, और जो मैं कह रहा था कि पानी मत छोड़ना वो भी छोड़ दिया। अगस्त में करेंगे सर गिरदावरी, और मिलेगा जिन्होंने डीएसआर यूज किया है। मूंगी का भी पैसा हम देंगे। और जितने भी ये, मैं ज्यादा सुनता नहीं हूं, लेकिन कभी चलते चलते ना रास्ते में वो डिबेट चल जाए, पता नहीं कौन कौन बैठे होते हैं, क्या एक्सपर्ट हैं, पता नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये मतलब जो मर्जी कर लो जी, उन्होंने नुक्स निकालना है, जो मर्जी कर लो, नुक्स निकालना। एक आदमी था, वो बहुत नुक्स निकालता था, कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था, नेगेटिव माइंडेड था। एक आदमी, दोस्तों ने फैसला किया यार एक काम ऐसा हो सकता है जिसमें ये तारीफ करेगा। तो क्या, एक कुत्ता उन्होंने लेके आए, वेरी वेल ट्रेन्ड कुत्ता, वो पानी पर चलता था, पानी के ऊपर ऐसे चलता था। उन्होंने बुला लिया उसको, कहते अब तो तारीफ करेगा ये। उन्होंने स्विमिंग पूल में कुत्ते को एक तरफ से छोड़ा, कुत्ता पानी पर चलते 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 दूसरी तरफ चला गया। तो उससे पूछा क्यों, इसके बारे में क्या कहेगा? कहता मैं समझ गया, इसका मतलब कुत्ते को तैरना नहीं आता। मतलब फिर नुक्स निकाला उसने। वो तो है ही ऐसे सर, करने दो उनको और काम क्या है सर, उनको काम क्या है? वो कहते जी अकाली दल ने अपना स्ट्रक्चर भंग किया। अरे कहां था जो भंग किया? है ही नहीं था। सीटें कितनी आई हैं? मिल मिला के तीन में 3 धड़े हैं। तो मतलब वही अकाली दल जो कहता था 25 साल राज करेंगे, समा बहुत बलवान है सर, ये राज करेंगे 25 साल, ऐसा नहीं होता। ये राज किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो
समा बहुत बलवान है, वक्त ये राजाओं से भीख मंगा देता है, वक्त भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है, वक्त वक्त से डरना चाहिए। मान साहब तभी तो अच्छा ना उनकी सीटें कम आई, तभी आपकी ज्यादा आई, तभी हम इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, तभी लोगों को इतनी सारी उम्मीदें आपसे। लेकिन एक बात बताइए कि सिमरनजीत सिंह मान साहब ने अभी पिछले हफ्ते कहा कि भगत सिंह आतंकवादी हैं, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब कोई ट्वीट करता है किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ तो इस देश में केस दर्ज हो जाता है। जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, आपने आम आदमी पार्टी का आदर्श है, भगवंत मान साहब गए खटखड़ कला में, शपथ ली जाकर, वो ये दिखाया कि हम जो है आदर्श मानते हैं शहीद भगत सिंह जी को, बाबा अंबेडकर की फोटो लगाई सब दफ्तरों में, लेकिन उनको कोई आतंकवादी कहता है तो ट्वीट पे केस हो सकता है, तो आतंकवादी कहने पे आपको बुरा ही नहीं लगा? पहली बात तो ये कि भगत सिंह को किसी से कोई रुतबा या अपने लिए कोई टैग मांगने की जरूरत नहीं है। शहीद आजम, आजम हो गया दुनिया, दुनिया के शहीदों का शहीद, शहीद आजम है उनका नाम। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ बोलना चांद पर थूकने वाली बात है सर। उन्हीं का आजाद कराया हुआ मुल्क, उसी आजाद मुल्क का लिखा हुआ संविधान, वो तो स्पीकर के कमरे में खड़े होकर कह रहे हैं मैं भारत की एकता और अखंडता को, प्रभु सत्ता को कायम रखूंगा, मैं भारत के संविधान प्रति सब सच्ची निष्ठा रखूंगा। और जिन्होंने वो संविधान लेके दिया, जिन्होंने आजादी लेके दी, जिसकी वजह से एमपी एमएलए कोठियां कारें आ गई, उनको कह रहे हैं ये तो बंदे अच्छे नहीं थे, बंदे अच्छे नहीं थे। तो कल वो कहते हैं जी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सर लोगों, सर सरकार, भगत सिंह मेरा अकेले का नहीं है सर। नहीं, कानून तो आपके और आपकी पुलिस के नहीं काम करना है ना, उसमें मैं तो नहीं काम कर सकता ना सर। कोई आदमी कुछ भी बोल दे, आप उसको एफआईआर कर दो, वो तो खुद ही बड़ा हो जाता, देखो मेरे पे एफआईआर कर। क्या ऐसे फिर तो ऐसे आदमी को क्या सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं। फिर तो हर कोई बोलने लगेगा सर। नहीं बोलेंगे। ट्वीट क्यों सीरियसली लिए जाते हैं जब भगत सिंह को सीरियसली वो ट्वीट लेते हैं सीरियस सर, वो जो ऊपर वाले हैं वो नहीं बोलने देते पत्रकारों को। लेकिन भगत सिंह को आतंकवादी कहना शर्मनाक है। तो कह रहे हैं, तो भगत सिंह के ने कहते वो बेकसूर पुलिस वाले मार दिए थे। अंग्रेजों ने कितने मारे सर? कितनों को फांसी दी? क्या कसूर था उनका? कि कितनों को काले पानी की सजा हुई? क्या क्या कसूर है उनका अपने? और वो शहीद नहीं थे जो देश के लिए 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में यहां बेटा अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगता है, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुल्क मांग रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं। और वो लाला लाजपत राय की शहीदी का बदला ले रहे थे, वो मिलके काम कर रहे थे। पाकिस्तान भी उस समय इकट्ठे ही था। तो अब कह रहे हैं जनरल डायर को सरोपा जो दिया वो तो अच्छा किया मेरे नाना ने, वो वरना हरमंदिर साहब पे अटैक कर देता, उसको सरोपा देके ठंडा कर दिया। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। ठंडा ऐसे सरोपा देके ठंडा कर दिया। जब जलियांवाले बाग में 3000 आदमी मर गया, इसका मतलब उसको सही ठहरा दिया आपने। तो मतलब फिर फर्क क्या रहा? मजीठिया के फैमिली ने उसी दिन डायर को डिनर करवाया, 2 महीने बाद इनके नाना ने उसको सरोपा दे दिया। कहते हैं बहुत कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। आखिरी सवाल पूछते हैं मान साहब। नहीं सर और पूछो। आखिरी क्यों? आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, आपका भी काफी वक्त ले लिया हमने। सीएम के तौर पर जीवन कैसा चल रहा है? इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और जीवन के बीच में बैलेंस करना कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि आप तो हमारे बीच में ही रहते थे, हंसते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब ये कितना मुश्किल लग रहा है? और हाल ही में जो है वो शादी भी हुई है आपकी। हमने आपकी शादी की भी खबर जनता को दी। मैं तो सोच रहा था आप मुझे देंगे, लेकिन मुझे ही जनता को देनी पड़ी। तो उस जीवन के बारे में बताइए कि वो कितना मुश्किल चल रहा है आपका। देखो पहले तो पंजाबी में एक कहावत है, जेड़ा चुंझ दिंदा है वो चोगा भी दिंदा है, जेड़ा दुख दिंदा है वो हौसला भी दिंदा है, जेड़ा जिम्मेदारी दिंदा है उस जिम्मेदारी ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦਾ बल भी दिंदा है। मेरे को 7-8 साल का
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ अपना कार्यभार संभालिया, सर हिंदी। जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभाला, अगर तो मैंने कुछ गलत करना हो, अगर किसी प्रोजेक्ट से मैंने कोई हिस्सा लेना हो, किसी को कमीशन देना हो या दिलाना हो, या अपने मित्र को, किसी को, दोस्त को कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना हो, तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता ये काम कि नहीं ये फाइल दोबारा बना के लाओ, नहीं ये इस फाइल में ये करो। अब जब करना ही सब कुछ सच है तो सच की फाइलों पर साइन करते जाओ, वो फाइलें धीरे धीरे कानून बन के लोगों के पास चलती जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने मुझे इतनी छोटी उम्र में मुझे मौका दिया और मैं इस जिम्मेदारी पर पूरा उतरूंगा, खरा उतरने की कोशिश करता रहूंगा और लोगों से भी पूछता रहूंगा। इस बार बजट भी हमने लोगों से पूछ के बनाया। आपने देखा होगा जब मैं जाता हूं कहीं पब्लिक में, कोई मांग पत्र ऐसे भी भीड़ में से कोई ऐसे हाथ खड़ा कर दे, मैं रुक जाता हूं। चन्नी साहब भी रुक जाते थे। हैं जी? चन्नी साहब तो फिर बहुत ही ज्यादा रुक गए ना, वो तो निकल गए, तो अपने काम पे निकल गए। कहां? मैंने अमेरिका की फोटो देखी थी, पता नहीं कनाडा की, गरीब है ना। तो मैं उनके नंबर लेके उनको शाम तक उनको बैक कॉल जाती है, ये नहीं ना कि पकड़ लिया जब किसी फोटो शूट के चक्कर में मैं पड़ गया। घूमने गए हैं, कोई वजह आपको पता ही होगा। है जी? घूमने गए हैं, कोई वजह है? आपने तो नहीं कोई फाइल निकाल ली? नहीं, अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि घूमने की कोई वजह है। तो यात्रा पे तो नहीं भेज दिया आपने? नहीं, मैंने तो नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए जो फैसले उनके मेरे सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ शक्की फैसले हैं, करेंगे जांच। और बाकी रही जिम्मेदारी की बात, जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं, मेरा सारी थकावट उतर जाती है, लोग मुझे समर्थन देते हैं। लोग जब मैं जाता हूँ घर घर, हर घर के सामने लोग, बच्चे छोटे छोटे मुझे वेव करने के लिए खड़े होते हैं। सर, इससे बड़ा प्यार और क्या चाहिए? और इस प्यार की किसी करेंसी में जोगिंदर जी कोई कीमत नहीं है। तो मैं दुनिया का लकीएस्ट अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि पंजाब के 3.25 करोड़ लोग जो हैं वो मेरे जैसे आम आदमी पर यकीन कर रहे हैं और मैं उनके यकीन पर पूरा उतरूंगा, ये मैं उनको यकीन दिलवाता हूं। ये मेरा बाकी रही पर्सनल लाइफ की बात। और रिसेंटली आपने भी खबरें चलाई हैं, तो एक कारण ये भी है मेरा डॉक्टरों की इज्जत करने का कि वो भी डॉक्टर है, तो घर भी जाना है भाई, हैं? आपका इलाज तो घर ही हो जाएगा फिर। तो बहुत अच्छा परिवार है और बस तंदुरुस्ती बख्शे परमात्मा, और पंजाब को दोबारा जल्दी पंजाब बनाना है, रंगला बनाना है, हंसता खेलता बनाना है। ये सिरंजों वाला, ये टीकों वाला पंजाब बहुत हो गया। और अगर मैं ये कर पाया, अगर परमात्मा ने मुझे बल बख्शा, समत बख्शी, तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगली टर्म भी आऊंगा, मैं अगली टर्म की चिंता करने लगूं। मैं तो कहता हूं चाहे 10 दिन रहो, लेकिन लोगों के पक्ष में कोई फैसला ले जाओ तो लोग याद करते हैं। आज भी उन लोगों को याद करते हैं जो अच्छे अच्छे फैसले लेके गए। आज लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा याद किया जाता है सर, आज सरदार पटेल का बैंक बैलेंस याद किया जाता है कि हाँ कोई आया था। आज अब्दुल कलाम जी की किताबें छपती हैं कि दो कपड़े लेके आए थे, 2 कपड़े लेके चले गए, राष्ट्रपति रहे। तो मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरती पर मतलब अपना जीवन लोगों की सेवा में निछावर कर दिया। और आखिर में भगत सिंह का मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल सुनाइए। उन्होंने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार
वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो जिन्होंने वतन की सरजमी को महबूब बनाया, उनकी वजह से सर हम यहां पे एमपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कारा कोठियां हैं। तो उनके बारे में कोई अगर कोई आपत्तिजनक शब्द बोलेगा, दिल पे चोट लगती है सर। कुदरत देखो, हमारे शरीर में 70% पानी है, यहां पे चोट लगेगी तो निकलेगा ब्लड। हमारे ब्लड में मतलब 70% पानी है, जहां चोट लगेगी तो निकलेगा ब्लड। हमारे दिल में 100% ब्लड है, अगर वहां चोट लगेगी तो निकलेगा क्या? आंखों से पानी। तो ये कुदरत है सर। तो दिल पे चोट लगती है जब देश के शहीदों को, देश के उन शूरवीरों को जिन्होंने ऐसे करके फांसी के रस्से को चूमा और जो किताब पढ़ रहे थे और किताब का पन्ना वहीं पे फोल्ड किया कि अगले जन्म में यहीं से शुरू करेंगे, उनकी जो मतलब कुर्बानियां हैं, कोई कीमत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। बहुत सारी पंजाब की चुनौतियां और हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन चुनौतियों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।